हेलो। आज हम पढ़ेंगे हिंदी गद्य विधा की एक शैली आत्मकथा। आत्मकथा लेखक जब स्वयं अपने जीवन को लेखाकार अथवा पुस्तकाकार रूप में हमारे सामने रखता है तब उसे आत्मकथा कहा जाता है। आत्मकथा गद्य की एक नवीन विधा है। यह उपन्यास, कहानी, जीवनी की तरह लोकप्रिय है। इसमें लेखक अपनी अंतरंग जीवन झांकी चित्रित करता है, परंतु इस आत्मकथा में वह अपने विवेक के अनुसार आवश्यक घटनाओं का चुनाव करता है। आत्मकथा क्या है? इस संबंध में राय पैस्कल का विचार है कि आत्मकथा में जीवन की उलझी हुई प्रक्रिया के बीच में तथ्यों का चुनाव, महत्वपूर्ण घटनाओं का विभाजन, विश्लेषण, अभिव्यक्ति का चुनाव, इन सब का आधार लेखक के दृष्टिकोण से निश्चित होता है। आत्मकथा में अतीत और वर्तमान में अंतर संबंध होना भी अनिवार्य है। आत्मकथा अंततः कथा ही है, इसलिए प्राय इसमें औपन्यासिक शैली का प्रयोग किया जाता है। आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर होता है कि जीवनी और आत्मकथा का उद्देश्य प्राय समान होते हुए भी ये दोनों में अंतर यह है कि जीवनी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है, इसलिए उसकी प्रामाणिकता अपेक्षाकृत कम होती है और इसमें बहुत अनुमानाश्रित भी रहती है, जबकि आत्मकथा में सभी तथ्य सत्याश्रित रहते हैं। साथ ही जीवनी वस्तुनिष्ठ होती है और आत्मकथा आत्मनिष्ठ होती है। हिंदी की प्रसिद्ध जीवनियों में एक निराला की साहित्य साधना भाग 1-2 रामविलास शर्मा द्वारा लिखी गई है। कलम का सिपाही अमृत राय का कलम का जादूगर मदन गोपाल तथा आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की पर्याप्त चर्चा का विषय रही है। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत के अनुसार आत्मकथा लेखक के जीवन का एक श्रृंखलाबद्ध ऐसा विवरण कह सकते हैं जिसमें वे अपने विशाल जीवन सामग्री की पृष्ठभूमि में से कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर के उनको व्यवस्थित ढंग से सामने रखता है या फिर अपनी अंतर्दृष्टि से उनको संस्मरण के रूप में प्रस्तुत करता है। या जब कोई व्यक्ति अपनी जीवनी स्वयं लिखता है तब उसे आत्मकथा कहते हैं। प्रसिद्ध आत्मकथाकार एलिन मैनन के अनुसार मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए भी आत्मकथा लिखी जाती है। वे आगे कहते हैं कि सुखद अनुभवों की अपेक्षा दुखद अनुभव या बेचैन करने वाली अतीत की स्मृतियां औरों के समक्ष प्रकट करने पर संतोष का अनुभव होता है। इसके विपरीत राहुल सांकृतन के अनुसार कि कभी कभी अपने जीवन के अनुभवों से अन्यों को लाभान्वित करने की दृष्टि से भी आत्मकथा लिखी जाती है। वे आगे स्पष्ट करते हैं कि दो जीवन यात्राएं बिल्कुल एक सी नहीं हो सकती, फिर भी उसमें संदेह नहीं कि सभी जीवनों को उसी आंतरिक बाह्य विश्व की तरंगों में तैरना पड़ता है। यह अवश्य है कि कभी कभी बुरे कार्यों का पश्चाताप करने के लिए भी व्यक्ति आत्मकथा लिखने को विवश हो जाता है। जैसे रूसो ने अपनी आत्मकथा कन्फेशन के लिए लिखी थी। आत्मकथाकार व्यक्तिगत जीवन का वर्णन करता है। इसका उद्देश्य जीवन की एक ऐसी घटनाओं का चयन करना होता है। इसमें लेखक अपने व्यक्तित्व की कमजोरियों व अच्छाइयों दोनों का संतुलित रूप से चित्रण करता है। जैसे महात्मा गांधी की आत्मकथाओं में चोरी व प्रायश्चित के प्रसंग भी आते हैं। आत्मकथा का उद्भव और विकास किस प्रकार हुआ? तो हिंदी साहित्य में आत्मकथा लेखन वैसे तो छायावादी युग में हो चुका था, पर उसके पूर्व भी पद्यात्मक आत्मकथा शैली की परंपराएं विद्यमान थी। जैसे जैन कवि बनारसी दास रचित अर्धकथात्मक पद्यात्मक रूप में ही मिलती है। उसे हिंदी की पहली आत्मकथा कह सकते हैं, किंतु भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी कुछ आप बीती कुछ जग बीती में विशेषकर अपनी युवावस्था का सजीव चित्र अंकन किया। उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती, श्रद्धानंद और भाई परमानंद दास ने भी अपनी आत्मकथाएं लिखी, जिसमें साहसिक जीवन के घात प्रघातकों का निष्पक्ष चित्रण हुआ है। द्विवेदी युग में पंडित देवीदत्त शुक्ल, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी और बाबू श्याम सुंदर दास की आत्मकथाएं लोकप्रिय हुई। प्रेमचंद द्वारा संपादित हंस पत्रिका के आत्मकथा विशेषांक ने हिंदी आत्मकथा के विकास में पर्याप्त योगदान दिया। उसके पश्चात वियोगी हरिभाऊ उपाध्याय, बाबू गुलाब राय ने भी आत्मकथाएं लिखी, जिनका विवरण हमने देखा था। छायावादी युग में विनोद शंकर व्यास की उलझी हुई स्मृतियाँ, प्रोफेसर
इंद्र विद्या वाचस्पति की मेरी जीवन की झांकियाँ उल्लेखनीय हैं। राहुल जी, यशपाल, चंद्रशेखर आज़ाद, क्रांतिकारी भगत सिंह की आत्मकथाएं भी उल्लेखनीय हैं। इसके अलावा चतुर्सेन शास्त्री की मेरी आत्मकहानी, सेठ गोविंददास की आत्मनिरीक्षण के नाम से आत्मकथाएं मिलती है। बेचैन शर्मा उग्र की अपनी खबर, पंत जी की 60 वर्ष, एक रेखांकन, डॉक्टर संपूर्णानंद की कुछ स्मृतियाँ, राजकमल चौधरी की भैरव तंत्र, वृंदावन लाल वर्मा की अपनी कहानी तथा राम वृक्ष बेनीपुरी की मुझे याद है आदि रचनाएं भी उल्लेखनीय हैं। हिंदी साहित्य की सबसे वृहद आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की मिलती है, जो क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण और फिर तथा बसेरे से दूर नामक 3 खंडों में प्रकाशित हुई है। तो इनमें बच्चन जी के व्यक्तित्व के अनेकविध पहलू ही प्रकाश में नहीं आए, बल्कि समस्त सामाजिक और साहित्यिक आंदोलनों की झांकी भी उसमें मिल जाती है। तो इस तरह आत्मकथा साहित्य सतत विकासशील है। स्वाभाविकता, सरसता और सहृदयता, रोचकता तथा आत्म प्रकाशन की भावना आदि हिंदी आत्मकथा साहित्य की महत्वपूर्ण विशेषताएं कही जा सकती है।